हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS CSI नेट के रिजल्ट्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और CSI नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना कोई आसान बात नहीं है। ये डेडिकेशन, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। तो जो भी बच्चों ने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, ऐसे स्टूडेंट्स की स्टोरीज हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ताकि अब जब आप एग्जाम दे रहे हो आपको पता रहे कि आपने क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी है। तो अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु दुबे। तो हिमांशु, सबसे पहले आपका स्वागत है IFAS के चैनल पे एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके एग्जाम क्वालिफिकेशन के लिए। थैंक यू मैम। ओके, तो स्टार्ट करने के पहले हिमांशु आप थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे ऑडियंस के साथ। मैं हिमांशु दुबे, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बेसिकली मैंने MSc अपना यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है। करंटली आई एम PhD स्टूडेंट इन BHU। और मैम एडमिशन मुझे JNU में भी मिला था, बट मैंने ओके JNU में छोड़ दिया। ओके, JNU में छोड़ के BHU में लिया, तो कुछ रीजन कि BHU आपने चूज किया? तो मैम BHU मतलब वहाँ पे थोड़ा सा कोर्स वर्क बहुत आगे चल रहा था, ओके सेकंड लिस्ट में नाम आया था। और BHU मुझे काफी कंफर्टेबल लगा। ऑलराइट, तो अपना CSI नेट की जर्नी के बारे में आप बताइए कि क्या मोटिवेशन था, आपने CSI नेट का एग्जाम दिया, आपने LS क्वालिफाई किया। मैम बेसिकली CSIR नेट को मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, आप उसको लास्ट मोमेंट में कितना है ना बाइंड अप कर ले जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप चाहे जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे क्वांटम पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल पढ़ रहे हैं, बट आपको लास्ट मोमेंट पे ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने ये चीज छोड़ दिया है। आपके एग्जाम के 20 दिन पहले आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उन चीजों को रिवाइज करना है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, बस यही करना है। और बस PYQ लगाने हैं बस। ओके, मैं एक बार ऑडियंस को बता दूं कि हिमांशु ने LS 89 रैंक क्वालिफाई किया है। तो LS आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको फ्यूचर में अब आपका क्या प्लान है? आपको लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर आपका गोल है? मैम अभी लेक्चरशिप भी गोल, मतलब लेक्चर के लिए अप्लाई करना है, लेक्चर के लिए। और बेसिकली रिसर्च में ज्यादा ओरिएंटेशन है, तो मैं अभी फिर से लगेंगे एक बार JRF के लिए। ओके, फिर से लगेंगे, लगते रहना है JRF। आई एम श्योर बहुत पॉइंट से आपका रह गया है, इस बार आपको जरूर मिल जाएगा। यस मैम। ओके, तो आपने यहाँ पे PYQs को बताया, तो कैसे हेल्प हुआ? मतलब PYQs को आपने किस तरीके से यूज किया? मैम पहले अगर आप मान लीजिए, पहले आपने किसी ने कोई थियरी पढ़ लिया, थियरी पढ़ने के बाद हमें डायरेक्ट नेट के प्रॉब्लम पे नहीं जाना है। हमको पहले गेट के प्रॉब्लम देखने हैं, क्योंकि गेट के प्रॉब्लम नेट के प्रॉब्लम से थोड़ा सा इजी होते हैं। तो आप गेट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, फिर आप नेट के प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो ये उसके बाद आप जेस्ट पे जाइए, फिर टिफर पे जाइए। ओके, तो आपने यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्स का नाम ले लिया, तो क्या डिफरेंस आपको लगा इन एग्जाम्स के क्वेश्चन पैटर्न्स में? कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है और किस सब्जेक्ट को या किस एग्जाम के लिए पहले प्रिपरेशन आपने करनी चाहिए? हम अगर देखना जाना चाहिए तो पहले हम शुरू करें गेट से, क्योंकि गेट में क्या होता है कि दो तीन कॉन्सेप्ट मिला के जो दो तीन क्वेश्चन रहेंगे गेट के, वो आते हैं नेट में। ऐसे ही थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम आते हैं जेस्ट एंड टेफर में। तो पहले हमें गेट से शुरू करना चाहिए। गेट के प्रॉब्लम्स अगर हम सॉल्व कर ले रहे हैं, मीन्स हमारे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है, क्योंकि गेट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वहां पे MSQs होते हैं, और इससे थोड़ा सा हमको नेट में ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ओके, और नेट में कौन सा पार्ट आपको ज्यादा ट्रिकी लगता है? मैम नेट में मुझे सबसे ज्यादा अगर कुछ वो लगता है तो नेट में सबसे ज्यादा अगर मुझे थोड़ा कोई कोई प्रॉब्लम फेस कराता है तो वो है जनरल एप्टीट्यूड। अगर जनरल एप्टीट्यूड में मेरे मार्क्स काफी कम रहते हैं, मेरे फिजिक्स में मार्क्स अच्छे रहते हैं। तो इस वजह से काफी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पहले एप्टीट्यूड पे फोकस करना चाहिए। उसको ये नहीं मान के चलना चाहिए कि नहीं नहीं ये हो जाएगा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि जनरल एप्टीट्यूड यूजुअली फर्स्ट आते हैं। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आपने कैसे जनरल एप्टीट्यूड में नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज किया और कितने मिनिमम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने चाहिए? मैं मिनिमम क्वेश्चन अगर आपके मतलब फिजिक्स अच्छे से तैयार, में भी फिजिक्स पे आऊंगा मैं किस पार्ट में ज्यादा कैसे करेंगे। बट अगर एप्टीट्यूड करना है तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं।
बस आप इतना करके रखेंगे तो आपके पास श्योरिटी रहेगी, क्योंकि आपको फिजिक्स कम करना पड़ेगा। अगर फिजिक्स थोड़ा सा ज्यादा आता है, मतलब जो मॉडरेट टू टफ जाता है, तो आप उसको इजिली हैंडल कर सकते हैं। ओके, और फिजिक्स के लिए फिर आपका क्या कहना है कि कितने मिनिमम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं? मैम फिजिक्स के लिए अगर मैं पार्ट सी से जाऊं, तो पार्ट सी में सबसे पहले आता है हमारा न्यूक्लियर, सॉलिड और एटॉमिक, जिसके क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बहुत छोटा सिलेबस है, तो आपके 45 टू 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आप मिनिमम कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से कर लेंगे। तो ये सबके लिए होता है कि आप न्यूक्लियर, सॉलिड और एटॉमिक मत छोड़ के जाइए, क्योंकि 3 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट सी में आते हैं। और ओके, मैम और रही और क्वांटम आप तैयार करिए, और बाकी ये नहीं है कि आप पूरा तैयार करके जाइए। आप कोई भी 6-7 सब्जेक्ट टारगेट करिए, उतना ही पढ़िए, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है। यस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने मॉक टेस्ट भी यहाँ पे लिए थे? हाँ मैम, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैम इम्पोर्टेंट होता है आपके पास आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है कहीं ना कहीं आपको मॉक देना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे कुछ सीखेंगे। मॉक देने के बाद आपकी कुछ गलतियां आएंगी, हो सकता है कैलकुलेटिव हो रहा है और बहुत सारी चीजें, तो वो आपको एरर समझ में आएगा, उसको आप फाइंड आउट करके उसको दूर कर सकते हैं। और विदाउट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में ये नहीं समझ में आएगा। ओके, तो कितने मॉक टेस्ट जैसे एग्जाम के टाइम पे एक महीने में कितने मॉक टेस्ट यहाँ पे स्टूडेंट से अटेम्प्ट करने चाहिए, जैसे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनानी है? मैम जैसे मिनिमम अगर आप हर पर सब्जेक्ट के 2-2 देते हैं, 2-2 मॉक देते हैं, और लास्ट के 3 दिन पहले आपने एक मॉक दिया, उसके 3 दिन पहले एक मॉक दिया, आप एग्जाम के एक दिन पहले मॉक मत दीजिए, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा। कहीं आपकी मतलब मॉक में अच्छे नंबर आए, आपको लगेगा कि तैयारी अच्छी नहीं है। 3 दिन पहले आप दीजिए मॉक, आप वहां से देख लीजिए क्या आपकी मिस्टेक्स हैं, उनको करके फिर आप अपने में फिर से लग जाइए, जो आपके 60 नोट्स है वही रिवाइज करिए। आपकी तैयारी बढ़िया है, तो बस वहां से अच्छा रहेगा। यस, और कुछ फाइनल टिप्स आप देना चाहेंगे कि स्ट्रेस से कैसे स्टूडेंट्स बचे यहाँ पे, क्योंकि फाइनल टाइम पे एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है जिसकी वजह से भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो स्ट्रेस से कैसे बचे, क्योंकि कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो फिर स्टूडेंट उससे कैसे डील करे? मैम देखिए, पूरा जो पेपर है वो 278 मार्क्स के आसपास आता है। ठीक, मुझे हम लोग को उसमें अटेम्प्ट करना होता है 200 मार्क्स का, और जो कट ऑफ जाती है वो 100 मार्क्स की जाती है। तो मीन्स हमको पूरा पेपर नहीं अटेम्प्ट करना है, हमको हाफ 50% मार्क्स अगर मैं ला दिया तो मेरे क्वालिफिकेशन मैं 11 क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो बस हमें देखना है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आ रहा है पहले हम उसको साइड पे रखेंगे, उसको बढ़िया से सॉल्व करेंगे, अपनी सारी स्ट्रेटजी लगाएंगे, हर चीज लगाएंगे। क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा, उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चन पे हम बहुत कम टाइम मिलेगा बस। और बाकी 3 घंटे बहुत सफिशियंट रहते हैं, क्योंकि हमको 50% ही करने हैं क्वेश्चन। ओके, और 50%। मैम आप जो है बस तो नहीं, आप कंटिन्यू करें। इसे क्या होता है कि आप बस केवल 2-2 घंटे का शेड्यूल बनाइए, 2 घंटे 3 घंटे का, मतलब मॉर्निंग टू 8 to 11 बनाइए, फिर 1 to 4 बनाइए, और फिर 6 to 9 बनाइए। इतना ही बहुत सफिशियंट है। आप इतना करते रहिए, और एग्जाम के टाइम आपको जिससे आपकी तैयारी बढ़िया रहेगी, तो आपको स्ट्रेस फील नहीं आएगा। आप कम पढ़े रहेंगे, आपके 60 नोट नहीं रहेंगे, आपको फार्मूला रिवाइज नहीं रहेगा, तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। ओके, और कुछ फाइनल टिप्स जो आपने आपकी लर्निंग से सीखी हो, जो आपकी गलतियां हैं, जो आप चाहते हो कि फ्यूचर जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हो, और आप फिर से अब एग्जाम देने वाले हो जून में, आपको जेआरएफ के लिए अब अटेम्प्ट करना है, तो क्या गलतियां हैं जो आप इस बार बिल्कुल नहीं करेंगे? मैम फर्स्ट थिंग मैं कहूंगा तो एप्टीट्यूड अच्छे से फोकस्ड होना है। लेकिन आपके जो नोट्स हैं, आप एक दिन में नोट्स नहीं रिवाइज कर सकते अपने, तो इस वजह से उसका ऐसा 60 नोट्स होना चाहिए जो कि आप 1 घंटे के अंदर आप एक पेपर का 60 नोट्स रिवाइज कर लें। मीन 1 to 2 पेज या 3 पेज या 4 पेज, बहुत ज्यादा 4 पेज तक आपका 60 नोट्स होना चाहिए। 60 नोट्स बहुत कंपलसरी है। और मैं लास्ट चीज मैं ये कहूंगा ना, कि आप पीवाईक्यू में से कुछ ऐसे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम खोज के रखिए, जो कि आप एग्जाम के 2 दिन पहले सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से रिवाइज हो जाए। आप एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सेट करिए कि हाँ, ये इस क्वेश्चन से मैं सारे थ्योरेटिकल जो भी चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट मेरा रिवाइज हो जाएगा। ये इतने 3 पॉइंट्स अगर आप रखेंगे,
मैं 110% श्योर हूँ कि बहुत इजीली हो जाएगा विदाउट एनी स्ट्रेस। ओके, थैंक यू हिमांशु सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक जो यू मैम। बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आई एम श्योर आपकी लर्निंग से वो सीखेंगे और जो जून में एग्जाम होने वाला है वो अच्छे रैंक्स के साथ क्वालिफाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट अहेड। थैंक यू मैम।